इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें है ए नर्स इज टीचिंग क्लाइंट्स टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो है दोस्तों किस चीज से है कि जो ओवुलेशन का जो टाइम है उसके बारे में है, बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर। तो एक जो मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर जो मेथड है दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर हम जो यूज करते हैं उसके बारे में ये इसके बारे फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में इसमें बताया गया है। व्हाट चेंजेस इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओवुलेशन। कि ये कह रहा है सिंपल सी लाइन में ये है दोस्तों, ये बताना है कि बेसल जो टेम्परेचर है उसमें ओवुलेशन के दौरान क्या फर्क पड़ता है। तो फैमिली प्लानिंग जब हम मेथड पढ़ते हैं उसमें एक बेसल बॉडी टेम्परेचर एक मेथड आता है। उस मेथड में क्या होता है दोस्तों कि उस टेम्परेचर के अंदर बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को देखकर हम ये पता लगाते हैं कि ओवुलेशन कब हो रहा है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा दोस्तों कि बेसल बॉडी टेम्परेचर से है ना दोनों चीज़ों में फर्क पड़ता है। जो क्लाइंट इनफर्टिलिटी के हैं उनको कहा जाता है कि भाई बेसल बॉडी टेम्परेचर देखकर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है ताकि ज़्यादा चांसेस बढ़े फर्टिलाइजेशन के। और दूसरा दोस्तों जो फैमिली प्लानिंग मेथड को यूज़ करना चाहता है वो उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करे। तो आप किसी भी पेशेंट को जब ये चीज़ पढ़ा रहे हो तो आप उसको बताना है कि भाई जब ओवुलेशन होता है, जब ओवम जो है जो ग्राफिन फॉलिकल के रैप्चर होने के बाद रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो उस दौरान ओवुलेशन को कैसे समझोगे आप कि आपकी बॉडी के अंदर क्या टेम्परेचर चेंजेस होंगे, तो आप उसको पढ़ाओगे पेशेंट को। तो इसमें यही कह रहा है तो भाई आप पढ़ा रहे हो पेशेंट को, ये बता रहे हो कि आपको है ना ये ओवुलेशन के बारे में मैं बताऊंगी कि आपका जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से चेंजेस होगा। तो उसके बारे में वो जो नर्स है वो बता रही है या बता रहा है। तो उसमें यही है दोस्तों कि बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ओवुलेशन के दौरान, उसके बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और ये पता होना चाहिए ताकि हमें ओवुलेशन का जो टाइम है दोस्तों वो पता चले। तो ऑप्शन नंबर ए है जो फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि स्लाइटली ड्रॉप होता है, फिर क्या होता है दोस्तों, राइज होता है। स्लाइटली ड्रॉप होता है देन राइज होता है, कि थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी यही है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आपको अगर इसके बारे में पता है तो ये आप कर पाओगे। मैं थोड़ा सा इसका जो ऐसा होता क्यों है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, पहले एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना वो मैक्सिमम पहुंचता है। आपको पता है लगभग 13वें से 14वें दिन के बीच में जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। और एस्ट्रोजन का जो पीक लेवल है दोस्तों वो टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करता है, स्लाइटली लगभग 0.5 डिग्री, स्लाइट मतलब बहुत कम, लगभग 0.5 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर है दोस्तों वो ये क्या कर देता है, कम कर देता है। 0.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। और अगर आपसे कोई इसका अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से हार्मोन के कारण ओवुलेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो वो हार्मोन कौन सा है दोस्तों, वो जो हार्मोन है वो कौन सा आपका एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन के कारण ये स्लाइटली क्या होता है दोस्तों, ड्रॉप होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि देन राइज। एक्चुअली में क्या होता है, टेम्परेचर लगभग थोड़ा सा 0.5 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा, कम होगा, और उसके बाद फिर बढ़ना क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है। देन राइज का मतलब बढ़ना। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद में जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है दोस्तों उसका जो लेवल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है, आप सभी को पता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जब तक कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम यही काम करती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती रहती है। तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनी ओवम के बाहर निकलने से, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर दिया उसने, और इससे क्या होगा दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ जो लेवल है वो क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर को गिरा रहा है। ये एक प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है एक थर्मोजेनिक हार्मोन है, मतलब कि बॉडी के अंदर क्या करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। अब उस टेम्परेचर की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, लगभग 0.5 डिग्री फारेनहाइट ही क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। 0.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तब इसमें हो क्या रहा है, हो इसमें ये रहा है कि टेम्परेचर पहले गिर रहा है और फिर क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। तो आप कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी नॉर्मल पर्सन आपसे पूछता है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं या फिर फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो किस दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आप क्या कहोगे दोस्तों,
कि भाई आप है ना, मैं आपको ओवुलेशन के दौरान सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, इसमें तो कोई सोचने की बात भी नहीं है ना, ये बात तो आपको कोई भी बता देगा कि भाई ओवुलेशन के दौरान, क्योंकि ओवम बाहर निकल गया, उस दौरान अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो जो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होंगे दैट विल बी मैक्सिमम, उस दौरान क्या हो जाएंगे दोस्तों, मैक्सिमम हो जाएंगे। अब वो पेशेंट आपसे ये पूछेगा, वो पर्सन आपसे ये पूछेगा कि ये बात बताइए आप मुझे, ये कैसे पता लगेगा, एक नॉर्मल पर्सन तो ओवुलेशन को जानता नहीं है कि भाई ओवुलेशन में मैं ये कर लूँ, कोई टेस्ट करवाऊँ, तो वो पूछेगा कैसे पता लगेगा कि मुझे उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको क्या बताओगे, भाई आप टेम्परेचर देखना आप अपना, तो उस दौरान आप अपना कंटिन्यू डेली क्या करना है दोस्तों, आपको टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। तो वो जब टेम्परेचर चेक करेगा तो देखेगा कि उस दिन टेम्परेचर, जिस दिन ओवुलेशन होता है लगभग उस दिन क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ड्रॉप होता है, और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, तो जिससे ये पता लगाया जा सकता है। अब ये कोई ऐसा रिलायबल मेथड नहीं है, आप ये मत सोचना कि भाई इस मेथड को यूज कर लिया तो आप ओवुलेशन को कंफर्म ही कर दोगे, क्योंकि बॉडी में देयर आर सो मेनी रीजंस दैट द टेम्परेचर कैन राइज, यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो सकता है, एंड पेशेंट कैन फॉल्सली इंटरप्रेट इट, जो पेशेंट इसको गलत तरीके से क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। तो एक रिलायबल मेथड तो नहीं है, लेकिन इस ये होता जरूर है, ये आपको पता होना चाहिए कि ओवुलेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो पहले गिरता है और फिर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। नेक्स्ट, सडन राइज, कि पहले बढ़ता है देन ड्रॉप्स, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, सडन राइज नहीं होता है, पहले स्लाइटली ड्रॉप होगा फिर बढ़ेगा, तो ये वैसे गलत हो गया। मार्क्ड राइज, मार्क्ड जो वर्ड है इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में के अंदर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, तो मार्क्ड तो बहुत ज्यादा तो बढ़ता भी नहीं है, बहुत ही कम 0.5 डिग्री फारेनहाइट बढ़ता है, वो भी यहाँ पर क्या होता है, बढ़ने की जगह पहले क्या होता है दोस्तों, गिरता है। एंड रिमेन्स हाई, तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, आपका गलत हो गया कि भाई ये कह रहा है कि बढ़ता है और फिर ज्यादा बना रहता है, तो वो भी बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद मार्क्ड ड्रॉप एंड रिमेन्स लोअर, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया कि बहुत ज्यादा गिरता है, बहुत ज्यादा कहाँ गिर रहा है, यहाँ पर 0.5 डिग्री फारेनहाइट गिर रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा, और रिमेन्स लोअर फिर कम बना रहता है, नहीं भाई कम नहीं बना रहता है, वो क्या करता है, बढ़ता है, सडन स्लाइटली ड्रॉप होने के बाद देन क्या होता है दोस्तों, ये राइज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, स्लाइटली ड्रॉप एंड देन राइजेज। अब हम इस क्वेश्चन का, जैसे कि हमने सभी क्वेश्चंस के अंदर बनाया है, इसका भी एक सेंटेंस में बनाएंगे, आप सभी लोग इसको बनाओ ताकि आपको हमेशा के लिए क्या रहे दोस्तों, याद रहे। बस एक लाइन लिख लो कि ओवुलेशन के दौरान टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर लिखो, इतना भी हिंदी नहीं लिखना, हमें कोई हिंदी की तैयारी नहीं कर रहे, हिंदी सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जिन बच्चों की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश अच्छी आती है उनको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे नहीं भी लिखो तो भी वो मोस्ट भी पढ़ सकता है, बट जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए है ये कि ओवुलेशन के दौरान टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, आपका स्लाइटली ड्रॉप देन राइज, बस यही लाइन लिखनी है आपको, सिंपल, बस खत्म। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता, ठीक है। तो रिलायबल मेथड तो नहीं कह सकते हम इसको, आप ये मत सोचना कि ये एक रिलायबल मेथड है, ये आपको आ गया तो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट, एक पेशेंट है दोस्तों, उसको क्या दी गई है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट अकर, तो ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है दोस्तों जो हमें अपने पेशेंट को बताना जरूरी है कि भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण ऐसा कोई एक साइड इफेक्ट दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या किया गया है, इसके अंदर बताया गया है। तो मैं आपको साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। There are so many side effects that can occur due to use of oral contraceptives. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज के कारण बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं दोस्तों वो हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ब्लीडिंग। जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट के रूप में क्या हो सकता है दोस्तों, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग जो है इसका एक क्या है दोस्तों, साइड इफेक्ट है। इसके अलावा क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज के कारण दोस्तों जो पेशेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रकार का जो वेजाइनाइटिस है वो देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट के अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मोनोलियसिस जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हार्ट की बात करें कि हार्ट के ऊपर ये कैसे
इफेक्ट करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट है दोस्तों इसके अंदर ये क्या करता है, एक तो आपके जो बीपी है दोस्तों उसको क्या कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है, तो आपको हाइपरटेंशन कोज करवा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के अलावा दोस्तों ये जो आपका एचडीएल है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है दोस्तों, इसके लेवल को ये कम करता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है, कम करता है। तो कोई भी चीज़ अगर कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा ब्लड वेसल्स के अंदर एंड इट विल इंक्रीज द चांसेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो जाएगा, तो जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है दैट विल रिड्यूस, देन इट कैन कोज मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, मायोकार्डियल जो इन्फारेक्शन है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, एमआई भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई सारी जो डिजीजेज हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लैडर, गोल ब्लैडर रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, गोल ब्लैडर रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जॉइंटिस देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में तो क्या इसने एक ऑप्शन दे दिया आपको, हो सकता है अगला कोई क्वेश्चन आए तो इसमें ये थोड़ी देगा, वो और कुछ भी दे सकता है, तो ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारे साइड इफेक्ट बताए हैं, एक बार इनको देख लेना आप थोड़ा सा। ये तो हार्ट से रिलेटेड हो गए, देखो हार्ट के लिए गलती कर रहा है ये सारा काम, एचडीएल को कम कर रहा है तो वैसे भी एमआई के चांसेस बढ़ जाएंगे और हाइपरटेंशन के कारण भी ऐसा होता है। तो ये तीन चीज़ सीधे हो गए। एक ब्लीडिंग है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही। वेजाइटिस में पूछे तो कौन सा होता है, तो मोनिलिसिस होता है। इसके अलावा गोल ब्लैडर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं एंड जॉइंटिस और ब्रेस्ट कैंसर है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो सर्विसाइटिस है, ठीक है। तो ऐसा कोई इन्फ्लामेशन सर्विक्स का देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, मैंने आपको ऐसा कोई इन्फ्लामेशन नहीं बताया, तो ये बिल्कुल गलत है। सिस्ट का कोई चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। देखो सी जो ऑप्शन है जो हमने अभी पढ़ा है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब हैवी ब्लीडिंग जो है वो दोस्तों देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हम पेशेंट को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो देन यू शुड रिपोर्ट अस। तो ये हमें आपको रिपोर्ट करना होगा, आपको आना होगा क्लिनिक में अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। फाइब्रोसिस्टिक जो ब्रेस्ट डिजीज है ये देखने को नहीं मिलती। ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू डिस्कस विद ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए वैसेक्टोमी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है दोस्तों कि वैसेक्टोमी होता क्या है। तो ये एक मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हम वास डिफरेंस जो होता है दोस्तों उसका क्या कर देते हैं, उसको कट या लाइगेट करते हैं, ठीक है, ताकि जो स्पर्म जो बनते हैं वो सीमन के अंदर नहीं आए और जो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करें। तो एक फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड होता है, ये मेल स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैसेक्टोमी है क्या। तो वैसेक्टोमी वैसे मतलब यहाँ पर वास डिफरेंस है, तो वास जो डिफरेंस है दोस्तों उसको लाइगेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि बोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है ना, आपको एक बार एक लाइन इसमें लिख लो, ऐसे लिख लो, ब्लीडिंग ऐसे लिखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक साइड इफेक्ट पूरा लिख लो, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है, ताकि आपको जब ऑप्शन दिखे ना क्वेश्चन में तो आप इसको अच्छी तरह से समझो। होता है। इसके बाद उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू डिस्कस विद ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए वैसेक्टोमी। एक आपके पास दोस्तों वैसेक्टोमी का पेशेंट है, उसने मेल स्टेरिलाइजेशन करवा रहा है, वैसेक्टोमी का उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो नर्स के पास आ रहा है। तो अब हमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, उस पेशेंट को क्या बताना चाहिए, हमें उस पेशेंट को किस बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है रिकैनलाइजेशन ऑफ द वास डिफरेंस इज इम्पॉसिबल। देखो यहाँ पर एक वर्ड है इम्पॉसिबल वर्ड, और एक जो वर्ड है दोस्तों वो रिकैनलाइजेशन है। तो रिकैनलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है ना वो मेल स्टेरिलाइजेशन करवा लेता है और कुछ साल बाद लौट कर आता है, 1-2 साल बाद लौट कर आता है, 5 साल बाद लौट कर आता है, 10 साल बाद लौट कर आता है कि मैंने है ना ये सर्जरी गलत करवा ली थी और मुझे अब बच्चे की नीड है, मुझे बच्चे की क्या है, ज़रूरत है। तो आप क्या करो, इसको रिवर्ट बैक करो, ऑपोजिट करो, मतलब कि जो वैसेक्टोमी आपने किया है ना ये मेरे साथ गलत हो गया है। तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो प्रोसीजर किया जाता है वैसेक्टोमी को रिवर्ट करने के लिए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिकैनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो रिकैनलाइजेशन के द्वारा ही वैसेक्टोमी के इफेक्ट को कम किया जाता है। अब इसमें देखो 100% चांसेस नहीं होते हैं
कि वापस से उसको रिवर्ट कर लिया जाए। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल माइक्रो सर्जरी हो जाएगी ये, तो इस सर्जरी के अंदर ये नहीं है कि आप वास्ट डिफरेंस को वापस से कर सकते हो वो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं दोस्तों जिनके अंदर जो रिकैनलाइजेशन है वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिकैनलाइजेशन ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज इम्पॉसिबल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पेशेंट का रिकैनलाइजेशन हो सके। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर वापस से उसको रिवर्ट बैक करते हैं, वास्ट डिफरेंस को जो लाइगेट किया है उसको हटाया जाता है, जिसको कट किया गया वापस से उसको क्या किया जाता है दोस्तों, कनेक्ट किया जाता है। तो ये गलत है कि भाई इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेज में ये देखने को मिलता है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। नेक्स्ट दोस्तों कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 डेज, कि देखो फीमेल है ना ट्यूबेक्टोमी करवाई जाती है, ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद फीमेल है ना नेक्स्ट डे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेल जो जेनेटल जो ट्रैक्ट है एक्चुअली में उसके अंदर पहले से क्या रहते हैं दोस्तों, स्पर्म रहते हैं। मान लो पहले के जो स्पर्म है दोस्तों वो कलेक्टेड है और वास्ट डिफरेंस को आपने कट कर दिया, लेकिन उससे ऊपर का जो भी वे है वहां से डायरेक्टली जो इस ट्रैक्ट के अंदर से जो स्पर्म है दोस्तों वो जा सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आपको अभी आपको क्या करने हैं दोस्तों, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आपको फैमिली प्लानिंग के अदर जो मेथड्स है दोस्तों वो भी यूज करने रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपको सर्जरी होगी तो आप आज से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ दिन वेट करना पड़ता है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो लगभग इसके बारे में बताया गया है दोस्तों कि कम से कम 3 मंथ का वेट किया जाता है, ठीक है। 3 चीजें याद रखना, क्या तो 3 मंथ का वेट करो आप। कोई पेशेंट कहें कि नहीं मुझे तो 3 मंथ का वेट नहीं करना, तो फिर उसको कहा जाता है कि भाई कम से कम आपको है ना 15 इजैकुलेशन करने हैं। कितने? 15 इजैकुलेशन। और उसके बाद में दोस्तों इसको कंफर्म किया जाता है कि उस ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पर्म अभी भी बचा हुआ तो नहीं है, कोई स्पर्म बचा हुआ तो अभी भी नहीं है। तो ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। तो उसके बाद में उसको जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है दोस्तों वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेशेंट को कहा जाता है भाई अभी आप वेरियस मेथड है, मान लो कॉन्डम है, इनका सबका क्या करो, यूज करो, नहीं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप करोगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए वैसेक्टोमी में ट्यूबेक्टोमी में यही डिफरेंस है। ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद आप नेक्स्ट डे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन वैसेक्टोमी करवाने के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि कम से कम आपको 3 मंथ वेट करना है या कम से कम आपको 15 इजैकुलेशन करना है, या आपको कंफर्म करवाना है कि आपके ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पर्म बना हुआ तो नहीं है, बचा हुआ तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस की सेक्सुअल इंटरकोर्स है दोस्तों अनप्रोटेक्टेड है, मतलब कि प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया गया है, वो 1 सप्ताह से और 10 दिन के लिए ही क्या है दोस्तों 7 दिन से 10 दिन के अंदर सेफ हो जाता है। जबकि मैंने आपको अभी बताया है कि कम से कम कितने दिन वेट करना पड़ता है, 3 मंथ। तो ये वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या कह रहा है कि सम इम्पोर्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द सेवरल वीक्स। इंपोर्टेंसी जो वर्ड है यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ सप्ताह के लिए। तो ऐसा नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो ये चाहता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, कंसेप्शन नहीं हो, ठीक है, तो उसको जो अदर जो मेथड हैं वो क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सम इंपोर्टेंसी नहीं होगी, कोई इंपोर्टेंसी 1 दिन के लिए भी यहाँ पे नहीं आती है। इसमें लिख रखा है कि भाई इंपोर्टेंसी देखने को मिलती है, तो कोई भी इंपोर्टेंसी देखने को नहीं मिलती। उसकी जो सेक्सुअल जो लाइफ है दोस्तों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर सकता है। बस ये है कुछ दिन 3 महीने तक या 15 इजैकुलेशन तक उसे रुकना होगा, उसके बाद में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बिना किसी अदर मेथड के क्या कर सकता है दोस्तों, डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर, वो इसी का आंसर होगा, क्योंकि तीनों गलत है तो यही तो आंसर होगा ना। तो ये जो आंसर है दोस्तों, ये मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है कि देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशंस टू क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म की जो ट्रैक्ट है दोस्तों उसको क्लीन करने के लिए कम से कम कितनी इजैकुलेशन होनी चाहिए दोस्तों, 15 इजैकुलेशन होने चाहिए। उसके बाद ही वो जो ट्रैक्ट है दोस्तों वो क्या होता है, क्लीन होता है। उसके बाद ही जो पेशेंट है दोस्तों वो क्या कर सकता है, बिना किसी दूसरे मेथड के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, क्योंकि उसने सेक्सुअल वो फैमिली प्लानिंग का मेथड तो अपना ही लिया ना, मेल स्टरलाइजेशन, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। ऐसा बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के एक बच्चा है तो वो आदमी क्या करवा लेता है दोस्तों, वो सर्जरी करवा लेता है। उसको कहता है कि 1 बेबी इज इनफ फॉर मी, ठीक है, एक बच्चा मेरे लिए क्या है, इनफ है। तो वो हॉस्पिटल में जाता है और वैसेक्टोमी करवा लेता है। अब वो जैसे उसने वैसेक्टोमी करवाया, वैसेक्टोमी करवाने के बाद में कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद, मान लो भगवान न करे उसके बच्चे की क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है, ठीक है।
अब उसके बच्चे की मान लो डेथ हो गई, अब उसको दोबारा से बेबी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब वो कहेगा कि मुझे दोबारा से बेबी चाहिए। दोस्तों एक बार लाइट चली गई थी, उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। हम वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको वैसेक्टोमी के बारे में बता रहा था मैं आपको, और मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन के बारे में बता दी थी। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि कोई भी मेल है, मान लो उसको एक बेबी है, उस टाइम वो स्टेलाइजेशन करवाना चाहता है, उसने करवा लिया, कुछ समय बाद उसकी बेबी की डेथ हो जाती है, तो फिर वापस से आता है और वो कहता है कि हमें क्या किया जाए दोस्तों, रिकैनलाइजेशन किया जाए। तो ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं और कुछ केसेस के अंदर ये सक्सेसफुल भी हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसके एक बार सेंटेंस लिख लेते हैं इस क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज, इसको एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो इसमें लिख लो कि वैसेक्टोमी के बाद कम से कम 15 इजैकुलेशन तक फैमिली प्लानिंग के दूसरे मेथड यूज करने चाहिए। फैमिली प्लानिंग के दूसरे मेथड से यूज करने चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो ये है कि द स्कूल नर्स इज डिस्कसिंग इश्यूज कंसर्निंग प्री मैरिटल सेक्स विद ए ग्रुप ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट का एक ग्रुप है, एक स्कूल में एक नर्स है, जो एडोलसेंट जो बच्चे हैं उनका ग्रुप है दोस्तों, उनके साथ वो डिस्कस कर रही है किस बारे में, प्री मैरिटल सेक्स के बारे में डिस्कस कर रही है कि भाई शादी से पहले सेक्स के बारे में क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है, उनको बता रही है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट एन एसे, वो बच्चों को कहती है कि आप एक क्या लिखो दोस्तों, पैराग्राफ लिखो कि व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, कि भाई आप इस बारे में लिखो कि प्रेगनेंसी को कैसे कैसे क्या किया जा सकता है दोस्तों, प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। विच कमेंट अलर्ट्स द नर्स टू हैव ए प्राइवेट डिस्कशन विद द स्टूडेंट। देखो ये जो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें मैं बताता हूँ ना आपको, नीड फॉर फर्दर टीचिंग, कि आगे टीचिंग की जरूरत है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें प्राइवेट डिस्कशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट डिस्कशन। तो प्राइवेट डिस्कशन मतलब यहाँ पर यही हो गया दोस्तों कि विच कमेंट अलर्ट द नर्स, कि ऐसा कौन सा कमेंट है जो नर्स को अलर्ट करता है कि उस बच्चे के साथ प्राइवेट डिस्कशन करना चाहिए। तो मतलब कि उस बच्चे ने कोई सेंटेंस जो है दोस्तों गलत लिखा था, तो नर्स को गलत लगा, तो उस बच्चे को बुलाया है और प्राइवेटली उसको बताया कि ऐसा नहीं होता है, आप क्या चीज़ बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। तो ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है। एक स्कूल है, नर्स है, प्री मैरिटल शादी से पहले सेक्स के बारे में डिस्कस कर रही है, बच्चों को कहते हैं कैसे लिखो कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, और फिर वो बच्चे लिख रहे हैं, एक बच्चे ने कोई गलत सेंटेंस लिखा है और हमें वो गलत सेंटेंस इसमें ढूंढना है। तो इसके अंदर 4 हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आई कैंट गेट प्रेग्नेंट इफ आई हैव सेक्स ड्यूरिंग माई पीरियड, कि वो ये कह रही है कि आई कैंट गेट प्रेग्नेंट इफ आई हैव सेक्स ड्यूरिंग माई पीरियड, कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ अगर मैं पीरियड के दौरान सेक्स करती हूँ। दोस्तों दिस इज ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन है, कुछ लोग इसको गलत भी मानेंगे, लेकिन ये बात जो वो कह रही है ना दोस्तों, वो गलत कह रही है। वो बात क्या कह रही है दोस्तों, वो गलत कह रही है और हमें गलत ही बात ढूंढनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ अगर मैं सेक्स करती हूँ। कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं, मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर हैं जिनके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है दोस्तों, कुछ लोगों में जैसे बहुत कम दिन की होती है, 16-17 दिन की होती है, उनमें ये देखने को मिलता है कि अगर पीरियड के लास्ट दिन सेक्स किया जाता है ना, तो कई बार वो जो स्पर्म है कुछ दिन वाइबल रहता है, और वाइबल होने के बाद वो क्या कर सकता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो किसी का 18 दिन की है साइकिल, तो 18 दिन की साइकिल है तो हमेशा ल्यूटियल जो फेज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो 14 दिन की रहेगी, बाकी के 4 दिन है, तो 4 दिन में मान लो उसके 2 ही दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, 1 दिन की और 2 दिन की, कुछ लोगों में 2 दिन की भी आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, दूसरे दिन उसने सेक्स किया तो ओवुलेशन जो हो रहा है वो यहाँ पर मान लो ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, 2 दिन बाद ये ओवुलेशन हो रहा है, तो स्पर्म है वो 48 से 72 घंटे क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। तो कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप पीरियड के दौरान अगर सेक्स करो तो उस दौरान भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये जो सेंटेंस उसने कहा कि नहीं हो सकती, ये क्या कह रही है दोस्तों, वो बिल्कुल गलत कह रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा यही हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद में बाकी के जो तीनों सेंटेंस है दोस्तों वो उसने क्या कहे हैं, बिल्कुल सही कहे हैं। हमें गलत ढूंढना था, गलत हमें मिल गया। बाकी के तीनों सेंटेंस उसने सही कहे हैं, वो सेंटेंस हम एक बार ढूंढते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, द पिल में प्रिवेंट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट आई कैन स्टिल गेट एन STI। देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं
तो वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन क्या उनको प्रिवेंट करती है? अब वो सर नहीं करती, कैसे करेगी? मतलब कॉन्डम है वो प्रिवेंट करता है, बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर देंगी वो, लेकिन एसटीआई को प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो ये बात उसने क्या कही है, बिल्कुल सही कही, ये बात गलत नहीं है कि द पिल मे प्रिवेंट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट आई कैन स्टिल गेट एन एसटीआई। एसटीआई को नहीं रोक पाती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ध्यान रखना, और प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट गेट प्रेग्नेंट इफ आई स्विम इन ए पुल वेयर ए बॉय हैज जस्ट मैस्टरबेटेड, कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ एक ऐसे पुल के अंदर जहां पर एक लड़के ने क्या किया है, मैस्टरबेट किया है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी जगह पे पानी के अंदर अगर मैस्टरबेशन किया जाता है तो जो स्पर्म जो होते हैं ना वो जीवित नहीं रह पाते हैं वाटर के प्रेशर के कारण। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो ये सेंटेंस वो बिल्कुल क्या कह रही है दोस्तों, सही कह रही है। ठीक है, ये सेंटेंस वो बिल्कुल क्या कह रही है, सही कह रही है। हमें गलत ढूंढना है ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी है, कॉन्डम विल नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट। कई बार कॉन्डम जो होता है ना दोस्तों वो फेल हो जाता है, उसके 100% सक्सेस रेट नहीं होती है, ये बात आप बिल्कुल सही कहते हो। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि कॉन्डम विल नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट, कि हमेशा मुझे प्रेगनेंसी से प्रिवेंट नहीं करेगा, बट इट कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग एन एसटीआई, लेकिन ये मुझे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट होने से क्या कर सकता है दोस्तों, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एसटीआई से कॉन्डम क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फीमेल है, जो मेल है, अगर वो कॉन्डम को यूज करता है तो वो फीमेल क्या हो सकती है दोस्तों, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है, हमें गलत ढूंढनी थी, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के भी सेंटेंस लिख लो, एक छोटा सा सेंटेंस लिखवा देता हूं। लिखो, कुछ रेयर केस में पीरियड के दौरान सेक्स करने से भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि ए नर्स एक्सप्लेन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बेसल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमने थोड़ा सा बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में किया भी था, और थोड़ा सा और बता दूंगा मैं आपको। ए नर्स एक्सप्लेन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिपेंड्स ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ द बेसल बॉडी टेम्परेचर। कि ये मेथड है ना किस चीज पे डिपेंड करता है, कि हमारा जो टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, व्हाट फैक्टर विल अलर्ट इफेक्टिवनेस, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसकी इफेक्टिवनेस को क्या करता है दोस्तों, कम करता है या इसको चेंज करता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड इट इज नॉट ए रिलायबल मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेथड है ना दोस्तों, कई ऐसे रीजन होते हैं उनके कारण क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इस क्वेश्चन में भी सेम यही कह नर्स एक्सप्लेन कर रही है कि भाई बेसल बॉडी जो टेम्परेचर मेथड जो होता है ना, ये टेम्परेचर में किस प्रकार से चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। हमने भी यही, मैंने आपको यही पढ़ाया था कि ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, एकदम से जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली क्या होता है, ड्रॉप होता है, और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, राइज होता है। उस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था, स्लाइटली ड्रॉप देन राइज, उसके बाद राइज होता है। वो किसके कारण, ड्रॉप होने का कारण एस्ट्रोजन था, और राइज होने का कारण क्या था दोस्तों, आपका प्रोजेस्टेरोन था। ये मैंने आपको बताया था। तो इस लाइन में ये लिखा हुआ कि भाई ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्लक्चुएशन। बेसल वर्ड है ना, इसका मतलब आप सोच रहे हो सर ये क्या है, तो बेसल का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो फीमेल है ना अपना जो टेम्परेचर है डेली सुबह उठते ही चेक करती है। तो मतलब कि एक तरह से ऐसे मान लो जैसे सुबह उठी तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, उठने के बाद में जैसे वो कोई एक्टिविटी कर रही है तो उससे टेम्परेचर वैसे भी चेंज हो जाता है, तो उस दौरान टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। जैसे ही वो सुबह उठी तो उठते ही वो अपना टेम्परेचर क्या करती है, चेक करती है, तो उसे यहाँ पर बेसल माना गया है। व्हाट फैक्टर विद अलर्ट्स इफेक्टिवनेस, मतलब कि मान लो टेम्परेचर है ना, और कौन सा रीजन हो सकता है जिसके कारण इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको कहा था रिलायबल नहीं है, तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। कैसे, देखो, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझाऊंगा कैसे। भाई स्ट्रेस का प्रेजेंस होने के कारण जो ये मेथड है ना ये सही तरह से काम नहीं करेगा। सिंपल सी भाषा में समझो कैसे। जो स्ट्रेस जो होता है ना दोस्तों, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, इन्फेक्शन हो गया, ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं दोस्तों, ये सारी कंडीशंस बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है बीएमआर जो है ना दोस्तों उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जब बीएमआर इंक्रीज होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो सकता है दोस्तों, इंक्रीज हो सकता है। और हम सोचेंगे कि भाई एकदम से टेम्परेचर क्या हो गया दोस्तों, राइज हो गया, तो ये उस चीज को क्या कर देगी, उसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस है ना वो और किसी रीजन से भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, आ सकते हैं।
तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस जो हो सकता है ना, वो इसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर सकता है दोस्तों, कम कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण टेम्परेचर चेंज होगा और हमें लगेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये चीज, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है लेंथ ऑफ एब्सटिनेंस, मतलब आप सेक्स नहीं कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, उसकी लेंथ से टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई, ठीक है। चाहे कभी भी, चाहे 6 महीने मत करो, चाहे 1 साल मत करो, एब्सटिनेंस अगर आप अपना रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों उससे हो सकता है कि मेल के अंदर जो स्पर्म जो काउंट है वो बढ़ जाए, सीमन के अमाउंट बढ़ जाए, बट दोस्तों एब्सटिनेंस की जो लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही इस पे भी है, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स पे भी अगर आप बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो भी फीमेल की बॉडी टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फीमेल की बॉडी टेम्परेचर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, एज भी टेम्परेचर से डायरेक्टली कोई इसका रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है कि भाई बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है, बुढ़े का कम है, एडल्ट का ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये भी कोई डायरेक्टली इससे क्या नहीं है दोस्तों, रिलेटेड नहीं है। तो तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये गलत है। और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस जो है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए भी लिख लो एक सेंटेंस अच्छा सा कि स्ट्रेस के कारण, बस सिंपल सी लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखते हैं हम तो, स्ट्रेस के कारण बेसल बॉडी टेम्परेचर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बस ऐसे लिख लो सीधा, सिंपल से, इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। स्ट्रेस कैन अल्टर द इफेक्टिवनेस ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे लिख लो इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहो तो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ए बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशंस ऑफ कंबाइंड प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। देखो समझो, मेडिकेशन से दोस्तों कौन सी है, कंबाइंड है, जिसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, प्रोजेस्टेरोन भी आ रहा है और आपको क्या आ रहा है दोस्तों, एस्ट्रोजन भी आ रहा है। तो प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दोनों चीजें आ रही हैं, कंबाइंड है, ये यूज की जा रही है, कंबाइंड प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन। एक वर्ड क्या है, बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी ड्रग्स। ये जो एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशंस हैं या जो कंबाइंड मेडिकेशन 3 प्रकार की होती हैं, मोनोफेजिक, बाइफेजिक और ट्राइफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम 21 दिन तक मेडिकेशन दे रहे हैं, तो 21 दिन तक हम सेम डोज देंगे, हम कोई डोज के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, सेम मेडिकेशन बिल्कुल उसी डोज पे रहती है, तो ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती है, मोनोफेजिक कहलाती हैं। बाइफेजिक के अंदर क्या होता है, चेंज करते हैं, जैसे 14 दिन तक दी, फिर उसके बाद 7 दिन तक हम डोज क्या कर देते हैं, चेंज कर देंगे। 21 दिन में 14 दिन एक डोज देंगे, 7 दिन डोज को मान लो हमें बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, कम करना है तो कम कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बाइफेजिक, मतलब 2 फेज के अंदर मेडिकेशन दे रहे हैं। और ट्राइफेजिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हम उसको 3 फेज के अंदर मेडिकेशन देंगे, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जैसे उन तीनों के अंदर जो डोज जो रहेगी दोस्तों वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्राइफेजिक के नाम से जानते हैं। बस इतना से समझ लो आप, सिर्फ समझाने के लिए कहीं काम नहीं आएगा, हमारी नर्सिंग के अंदर कहीं नहीं है काम आएगा कि बाइफेजिक क्या है, लेकिन फिर भी बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए। अरे यार क्या चल रहा है, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब किया गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है कि बोर्ड शुड नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अबाउट दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, प्रोजेस्टिन भी है और क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजेंस भी है, जो कैसी है, बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी है। तो नर्स को जब उसको इसके बारे में बताए तो उसको क्या चीज क्या करनी चाहिए दोस्तों, उसको बतानी चाहिए, ठीक है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने पढ़ा है। पहला इसके अंदर क्या दे रखा है कि रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, बिल्कुल सही, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, मोस्ट कॉमन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो है मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, वही क्वेश्चन है लगभग ये। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग जो हो रही है दोस्तों इरेगुलर हो रही है, इरेगुलर अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ऑप्शन में आता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको जाकर हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए कि ये पिल्स लेने के बाद में मेरी जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो क्या हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग मेरे हो रही है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट है उसको 21 पिल्स दी जाती हैं, अब वो किसी दिन पिल्स को लेना भूल जाता है, 1-2 दिन, अगर 2-3 दिन भूल गए तो उस कारण भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए आजकल 21 की जगह उसमें 24 पिल्स रखते हैं, कई बार डबल लेने की जरूरत भी पड़ती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका आपको साइड इफेक्ट पता ही है कि क्या है दोस्तों, वेजाइनल ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग है, तो इसका आंसर भी यही आएगा कि रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, रेस्ट्रिक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी टेम्पररी, कि भाई सेक्सुअल जो एक्टिविटी है ना उसको टेम्पररी क्या करना चाहिए दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो सेक्सुअल एक्टिविटी से इसका कोई इतना लेना देना नहीं है कि भाई आपको डायरेक्टली कोई इससे कोई फर्क पड़ रहा है,
तो उसको कोई आपको रिपोर्ट करने की इससे कोई जरूरत भी नहीं है, तो रेस्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हैव रेगुलर बाई मंथली पैप स्मीयर, बाई मंथली पैप स्मीयर की क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक बात बताओ आप। पैप स्मीयर जो टेस्ट है दोस्तों वो आप एक साल में करवा सकते हो, 1 ईयर में जो पेप स्मीयर टेस्ट है दैट इज इनफ। आपको बार बार इसको करवाने की जरूरत नहीं है कि आप 2-2 महीने के अंदर करवाओगे, ये पिल लेने के बाद में 1 साल में एक बार पेप स्मीयर किया जाता है, वो इनफ है। सर्वाइकल कैंसर को असेस करने के लिए किया जाता है, सर्वाइकल सर्विक्स जो है वहाँ की सेल ली जाती है, उनको असेस किया जाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, पेप स्मीयर के नाम से जानते हैं। इसमें कह रहा है कि बाई मंथली इसको करवाओ, ठीक है, तो 2 महीने में एक बार करवाओ, तो 2 महीने में एक बार करवाने की जरूरत नहीं है, 1 साल में अगर आप एक बार भी पेप स्मीयर करवाते हो देन दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी को एक भी दिन को आपको रोकने की जरूरत नहीं है, इसमें कह रहा है कि रेस्ट्रिक्ट कर दो, तो रेस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंक्रीज द डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का और इन पिल्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कैल्शियम को कोई अल्टर नहीं करती है, कैल्शियम को यहाँ पे कोई चेंज नहीं करती है, तो कैल्शियम की जो इंक्रीज करने के लिए कह रहा है या डिक्रीज करने के लिए कह रहा है, कुछ भी करने के लिए कह रहा है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है, इसमें रख रखा है कि रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो ये गलत हो गया। 1 साल में कराओ पेप स्मीयर, और कैल्शियम को कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आप कैल्शियम ले रहे हो उसी हिसाब से लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम ओसीपी के नाम से जानते हैं, ओरल कंबाइंड पिल्स, ठीक है, ओरल कंबाइंड पिल्स। तो लिखो, कोई पेशेंट अगर ओरल कंबाइंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ही लिख लो, ताकि इस आपको जब ये क्वेश्चन दिखे तो आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये इस क्वेश्चन के बारे में ही कह रहे हैं। तो इसमें लिख लो, कोई पेशेंट अगर कंबाइंड प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजन पिल्स लेता है, प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजन, कंबाइंड प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजन पिल्स लेता है, और अगर उसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर उसे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसे इसे रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक बार सीक्वेंस के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जो ये सीक्वेंस चल रहा है ना, हो सकता है इसमें ये अल्टर हो कि आप बुक को उठाओगे तो सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले हैं ना, वो मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, हमारा तो एक ऑप्शन हमें ढूंढना होता है, तो उससे सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो आप बुक के साथ आप रहोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है, ए नर्स इज गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू ए क्लाइंट हु हैड एन एस्पिरेशन अबॉर्शन बाय सक्शन कर्टेज, ठीक है। एक पेशेंट है दोस्तों, उसका क्या हुआ था, सक्शन कर्टेज हुआ है। अभी समझाता हूं क्या है, और उसको किस चीज की एडवाइस दी जा रही है, डिस्चार्ज की एडवाइस दी जा रही है। व्हाट शुड द क्लाइंट बी टोल्ड, क्लाइंट को क्या बताना चाहिए, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसे क्या बताना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या है दोस्तों, पेशेंट, ये अबॉर्शन का केस है, सक्शन कर्टेज किया गया है, इसमें जैसे सक्शन इवाक्यूएशन करते हैं तो उसमें प्रेशर लगाकर फिर बाद में क्या करते हैं, हम क्यूरेटाज करते हैं। जो बच्चा कुछ कोई भी जो चीज़ है यूट्रस के अंदर, पहले सक्शन कर दिया, कोई भी प्रोडक्ट उसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, सक्शन कर दिया। कार्बन कैनुला का यूज करके हम करते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ होगा। मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल जो प्रेशर है उससे भी कर सकते हैं। और उसको करने के बाद में, जैसे ये कर दिया दोस्तों, उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो बचा हुआ जो कोई भी पार्ट, मान लो टिश्यूज यहाँ पे बचे हुए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्यूरेटाज का यूज करते हुए इनको सबको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, सक्शन क्यूरेटाज के नाम से जानते हैं। तो उस किसी भी पेशेंट का सक्शन क्यूरेटाज हुआ है, उसका एमटीपी किया गया, मान लो उसमें सक्शन क्यूरेटाज किया गया, तो हमें क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए, अवॉइड सोवरिंग फॉर 2 days। सोवरिंग नहीं आएगा इसमें, बाथिंग लिख लो आप, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आप क्या लिख लो, बाथिंग लिख लो या सावर लिख लो। सावरिंग है ये, सोवरिंग नहीं है ना। सावर या बाथिंग जो है दोस्तों, इसमें लिख रखा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बाथिंग को अवॉइड करने की एक दिन भी जरूरत नहीं है। इसमें बाथिंग से इसका क्या लेना देना है, आपका सक्शन कर्टेज हुआ है, मान लो क्यूरेटाज हुआ है, तो आपको इससे कोई
फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बात करते हो या नहीं करते, लेकिन जो बाथिंग उसको अवॉइड करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है कि बाथिंग कर लोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी, तो बिल्कुल क्या है, गलत है। टैम्पॉन्स मे बी यूज्ड आफ्टर 1 डे, तो दोस्तों ये गलत है। हम 3 दिन, एक दिन के बाद हम टैम्पॉन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। टैम्पॉन्स आर द मेंस्ट्रुअल डिवाइस, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसी डिवाइस आते हैं छोटा सा, उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसको इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर, और वेजाइना के अंदर जो भी सीक्रेशंस हैं, जो भी ब्लड हैं, ठीक है, जो मेंसेस जब आते हैं, पीरियड आते हैं, तो सबको वो सोख लेता है, ठीक है। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, टैम्पन्स के नाम से जानते हैं, उन्हें टैम्पॉन्स के नाम से हमसे जानते हैं। तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना टैम्पॉन्स होते क्या हैं। तो टैम्पॉन्स मे बी यूज्ड आफ्टर 1 डे, तो एक दिन के बाद टैम्पॉन्स यूज नहीं किया जाता। सक्शन क्यूरेटाइज किया गया है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा इसके लिए क्या लिया जाता है, टाइम लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप एक दिन के बाद ही करने लग जाओ। लगभग 3 दिन से लेकर, कुछ जगह 3 दिन है तो 3 दिन से लेकर आप लगभग 3 वीक तक का ये टाइम पीरियड रहता है। तो कम से कम 3 दिन तो होनी चाहिए मिनिमम। कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो 3 दिन रखते हैं, कोई 6 दिन रखते हैं, कोई 7 दिन, कोई, लेकिन मिनिमम 3 डेज तो आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर गैप रखना ही पड़ेगा। 3 दिन तक तो आप कम से कम जो टैम्पॉन्स वो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिख रखा है कि भाई 1 दिन के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी डिलेड फॉर 3 वीक, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो दोस्तों वो 3 वीक के लिए क्या किया जाता है, डिलेड किया जाता है। तो 3 वीक एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, इतने टाइम के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 वीक जो है एक लॉन्ग टाइम दे रखा है, तो 3 वीक से पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो आपके सामने ही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रिपोर्ट ब्लीडिंग दैट रिक्वायर्स ए पैड चेंज एवरी 2 आवर्स। दोस्तों क्या हुआ होगा इस केस के अंदर, ये समझाता हूँ, इस ऑप्शन को समझाता हूँ। मेन चीज़ ऑप्शन यही है, इसे ही हमें समझना है। एक्चुअली में ऐसे केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब मान लो अबॉर्शन किया जाता है, सक्शन क्यूरेटाइज किया जाता है, तो कुछ पार्ट्स जो है ना वो रह जाता है। कुछ पार्ट्स क्या हो जाता है दोस्तों, रह जाता है। अब वो जो पार्ट रह गया ना दोस्तों, वो कर देता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, और उसके कारण क्या होने लग जाती है दोस्तों, इरिटेशन के कारण ब्लीडिंग होने लग जाती है। और अगर 2 घंटे के अंदर कोई फीमेल अगर पैड चेंज कर रही है, तो इसका मतलब आप इससे क्या समझोगे, तो दोस्तों आप इससे ये समझोगे कि जो ब्लीडिंग की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हर 2 घंटे के अंदर एक पैड चेंज हो रहा है दोस्तों, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। और अगर ऐसी ब्लीडिंग होती है कि आपको हर 2 घंटे में ही पैड चेंज करना पड़े, तो दोस्तों हैवी ब्लीडिंग है, और इसको रिपोर्ट करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसमें हर 2 घंटे के अंदर अगर आपको पैड चेंज करने की जरूरत है, तो उसको रिपोर्ट करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। बाकी कोई चीज इनमें से नहीं है। बाकी के जो तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो। सक्शन क्यूरेटाज के बाद, सक्शन क्यूरेटाज के बाद, सक्शन क्यूरेटाज के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, अगर हैवी ब्लीडिंग, ब्रैकेट में लिख लेना ताकि इस क्वेश्चन को भी समझ जाओ। इसमें दे रखा है कि पैड चेंज एवरी 2 आवर, 2 घंटे में पैड चेंज, 2 घंटे में, ताकि इस क्वेश्चन को समझ जाओ। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे नहीं कि भाई 2 घंटे ही होगा। अगर 1 घंटे में पैड चेंज हो रहा है तो वो भी हैवी कहलाएगी, अगर आधे घंटे में हो रहा है तो वो भी हैवी कहलाएगी, 10 मिनट में हो रहा है तो वो भी हैवी कहलाएगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखा है यहाँ पे ना, तो आप ये मत समझना। तो सक्शन क्यूरेटाज के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग मतलब 2 घंटे में पैड चेंज हो रहा है तो मरीज को इसे रिपोर्ट करना चाहिए। तो मरीज को इसे रिपोर्ट करने का मतलब हॉस्पिटल में आना चाहिए, बताना चाहिए नर्स को या डॉक्टर को, तो इसे रिपोर्ट करना चाहिए, इसे रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों क्या कह रहा है कि क्लाइंट एट 10 वीक जेस्टेशन, एक पेशेंट है, कितने वीक की जेस्टेशन पे है, 10 वीक की जेस्टेशन पे है, इलेक्ट्स टू हैव एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन। जो अबॉर्शन जो होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप हो रहा है, एक हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, इंड्यूस्ड करवा रहे हैं। तो वो उसने क्या चुना, ये इलेक्ट किया कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाएगा आफ्टर रिसीविंग ओरल माइप्रिस्टोन। उसने माइप्रिस्टोन ले लिया, उसके बाद में वो 2 दिन के बाद आती है, फिर उसको क्या दे दिया दोस्तों, मीजोप्रोस्टोल दे दिया, इंसर्टेड किया वेजाइनली। फॉर व्हेन शुड द नर्स शेड्यूल ए फॉलो अप विजिट, कि उसके बाद में नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, कब आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन को इंड्यूस किया गया है। इधर समझाता हूं,
हमने मेडिकल मेथड पढ़ाया, मेडिकेशंस के द्वारा इसको ठीक किया, तो आपने पढ़ा होगा 49 दिन तक ये मेथड जो होता है बेस्ट कहलाता है। वैसे इंडिया में 49 दिन तक ही इसको यूज किया जाता है, वैसे 63 डेज तक भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई नहीं है, इलीगल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कब तक रहता है 49 डेज तक, क्योंकि 99% इफेक्टिव है। 63 डेज तक करोगे तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और 95% क्या बचती है दोस्तों, इफेक्टिवनेस बचती है। तो इसमें हम मेडिकेशंस किस प्रकार से देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो मेडिकेशंस दी जाती हैं, एक माइप्रिस्टोन दी जाती है और एक मीजोप्रोस्टोल दी जाती है। माइप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। माइप्रिस्टोन जो है दोस्तों 200 mg दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है। तो 200 mg हम माइप्रिस्टोन ओरली दे देंगे। ओरली देने के बाद में दोस्तों उस पेशेंट को 24 से 48 घंटे, इस क्वेश्चन में 24 घंटे लिखा रखा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ 24 घंटे के बाद दे देते हैं, कुछ 48 घंटे के बाद भी दे सकते हैं। 24 घंटे के बाद दे सकते हैं और 48 घंटे के बाद में भी। फिर हम जो टैबलेट देते हैं दोस्तों वो देते हैं मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ये एंटी प्रोजेस्टिन होता है, मतलब जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके एंटी काम करता है ये, और ये क्या होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। फिर ये टैबलेट देते हैं हम लगभग कितनी, 800 माइक्रोग्राम। 800 माइक्रोग्राम देते हैं। 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट आती है और हम 4 टैबलेट देते हैं। इसमें कितनी देते हैं, 4 टैबलेट देते हैं 200 की। 200 गुणा में 4 भी लिख लो ब्रैकेट में, आपको पता रहे। कैसे देते हैं दोस्तों, तो इसको कई तरीके हैं देने के, जैसे वेजाइनली देते हैं इसको। सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेथड है दोस्तों वो इसका क्या होता है, वेजाइनली होता है। वैसे इसको हम बक्कल से भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, रेक्टल मेथड से भी दे सकते हैं, लेकिन ये मेथड इतने अच्छे नहीं है एक्चुअली में। ओरल जो मेथड है या फिर बक्कल जो मेथड है इसकी जीभ के नीचे रखना, तो इस इन मेथड्स के इधर साइड में रखते हैं, बक्कल में इस साइड में रखते हैं, दो टैबलेट इधर की साइड। ये जो मेथड होते हैं दोस्तों इसके अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन जो होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको हम कम प्रेफर करते हैं। वेजाइनल जो मेथड उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसने यहाँ तक स्टोरी बताई है पूरी, कुछ ही नहीं बताया कि इंड्यूस अबॉर्शन करवा रही है, माइप्रिस्टोन ले लिया उसने, मीजोप्रोस्टोल ले लिया, मीजोप्रोस्टोल लेने के बाद वो घर चलेगी, तो उसको कब बुलाना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, इसमें जो आंसर माना है इन्होंने कहा है कि 4 से, ध्यान रखना कभी भी ये मेथड जो यूज किया जाता है, मेडिकेशन मेथड यूज किया जाता है, इसकी प्री रिक्वेस्ट क्या है, क्या चीज़ जरूरी है दोस्तों। ये मेडिकेशन देने से पहले भी अल्ट्रासाउंड जरूरी है और इनके देने के कुछ दिन बाद भी क्या है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड जरूरी है। आप कहोगे सर क्यों, अच्छा मैंने दूसरा क्वेश्चन उठा लिया। सर आप पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और आपने ये अगर ये यूज कर लिया और एक्टोपिक रैप्चर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए हम पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और बाद में भी क्या करवाते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो उसको बुलाते किस चीज़ के लिए, हम अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। अब एक्चुअली में ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। मैंने यहाँ पे भी पढ़ा है कि उसमें 14 दिन के बाद बुलाते हैं, लेकिन मोस्टली ने ये माना है कि हम 4 से और 8 दिन के बाद मिलाते हैं। प्रोसीजर के कितने दिन बाद, 4 से और 8 दिन के बाद हम प्रोसीजर के क्या करते हैं दोस्तों, पेशेंट को बुलाते हैं। उसके बाद दोस्त उसका क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई पार्ट रह तो नहीं गया है, प्रोडक्ट का कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यूएसजी करते हैं। और यूएसजी करने के लिए हम पेशेंट को लगभग 4 से और 8 दिन के लिए, 8 दिन के बाद बुलाते हैं, ये सारा पूरा सिस्टम करने के बाद में। तो अब ये क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन क्या समझाऊंगा, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। 4 से 8 दिन, 4 घंटे बाद, 2 वीक बाद, 8 से 24 घंटे बाद, तो सीधे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। चलो लिख लो इसको भी, लिखो, इसमें लिख लो, सिंपल से लिखूंगा, माइप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, माइप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल देने के 4 से 8 दिन बाद, 4 से 8 डेज बाद मरीज को फॉलो अप विजिट के लिए, फॉलो अप वापस से आना है उसको, फॉलो अप विजिट के लिए। एक तो फर्स्ट विजिट हो गई, उसके बाद जो भी विजिट है वो सब क्या है, फॉलो अप विजिट है। विजिट के लिए बुलाया जाता है, के लिए बुलाया जाता है, यूएसजी के लिए हम बुलाते हैं, ठीक है, बस हो गया। जब आप इन लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ोगे ना, तो ये इतने जो क्वेश्चन, आप 18 क्वेश्चन खुद बुक में पढ़ना, चारों रैशनल पढ़ना, उनको समझना, आपको इतना टाइम लगेगा। आप एक दिन के अंदर 10-20 क्वेश्चन पढ़ते हो, लेकिन अगर अब आप इनके इधर साइड वाले देख लोगे और इनको समझ लोगे ना, फिर आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको याद भी हो गया होगा और 1 मिनट लगेगी आपको सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे पास, सब ज़्यादा नहीं है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है कि एक कपल इंडिकेट दैट दे डू नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। एक कपल है दोस्तों, वो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो और उनको और बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। द वुमन इज शेड्यूल्ड फॉर ए लेप्रोस्कोपिक बाइलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। तो उसका हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक बाइलैटरल ट्यूबल लाइगेशन कर रहे हैं। लेप्रोस्कोप के माध्यम से, मतलब कैमरा जो होता है, दूरबीन जिसे बोलते हैं सिंपल भाषा में, उसके माध्यम से क्या करवा रहे हैं हम, बाइलैटरल मतलब दोनों तरफ की फैलोपियन जो ट्यूब है दोस्तों, उसको हम क्या कर रहे हैं, लाइगेट कर रहे हैं। तो एक तरह से फैमिली प्लानिंग का क्या है दोस्तों, ये मेथड है, क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहते हैं, उसका ट्यूबल लाइगेशन कर रहे हैं। अगर ट्यूबल लाइगेशन स्टोमस के ऊपर लगभग ये ट्यूबल लाइगेट की जाती है, ठीक है। फैलोपियन जो ट्यूब है इसके 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल और इंटरम्यूरल पार्ट होता है पहला, फिर इसके बाद स्टोमस होता है, फिर एम्पुला होता है, और फिर ये क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है। तो लगभग स्टोमस के ऊपर इसको हम क्या करते थे तो दोस्तों, बांध देते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है कि ओपन नहीं करते पूरा, हम सीधा किस कैमरा अंदर डालते हैं और उससे क्या करते हैं, इसको लाइगेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेप्रोस्कोपी, मतलब कैमरे के माध्यम से, लेप्रोस्कोप के माध्यम से, बाइलैटरल मतलब दोनों का, और ट्यूबल को मतलब फैलोपियन ट्यूब, और लाइगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बांधना, ठीक है। लाइगेशन मतलब क्या होगा, ट्यूबल को बांधना, ट्यूब को बांधना। कई सारे इसके तरीके होते हैं, इलेक्ट्रोक्राई होता है, ठीक है, बैंड्स के द्वारा भी होता है। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, लाइगेट कर सकते हैं। अब उनको लाइगेट करना ही फैमिली प्लानिंग का मेथड हो गया। तो इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन प्री ऑपरेटिव टीचिंग, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव टीचिंग में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो उसको इसके बारे में पढ़ा रही है। जब वो इसको इसके बारे में पढ़ा रही है तो आपको ये बताओ कि प्री ऑपरेटिव जो टीचिंग है दोस्तों, उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए, प्री ऑपरेटिव टीचिंग में क्या चीज क्या करनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी चाहिए। तो आप इस मेथड के बारे में बता रहे हो पेशेंट को, तो आपको ऐसी चीज ढूंढनी तो सही है, गलत नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है दोस्तों, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल विल स्टॉप आफ्टर द सर्जरी। आपने पेशेंट को क्या कह दिया, पेशेंट को आपने ये कह दिया कि भाई सर्जरी के बाद में मेंस्ट्रुअल जो है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, मेंस्ट्रुअल आने के लिए जरूरी क्या है, मेंस्ट्रुअल आने के लिए जरूरी क्या है दोस्तों, एक तो है HPO एक्सिस, और एक चाहिए आपको यूट्रस, क्योंकि यूट्रस के लिए आपको एंडोमेट्रियम चाहिए, एंडोमेट्रियम। हाइपोथैलेमस चाहिए, पिट्यूटरी चाहिए, ओवरी चाहिए, ठीक है। ये किस पे काम करेंगे, एंडोमेट्रियम पे काम करेंगे। क्या इस प्रोसीजर के अंदर हाइपोथैलेमस पे कोई फर्क पड़ा, पिट्यूटरी पे कोई फर्क पड़ा, ओवरी पे कोई फर्क पड़ा, या फिर यूट्रस के ऊपर कोई फर्क पड़ा, या एंडोमेट्रियम के ऊपर कोई फर्क पड़ा। एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। तो कहोगे नहीं सर, फर्क सिर्फ हमने क्या किया, जो ओवम जो है, जो इनफंडिबुलम कैच करता है कार्पस ल्यूटियम से निकलने के बाद, और इधर से जो स्पर्म जो जाता है दोस्तों, जो स्पर्म एंटर करता है, तो हम स्पर्म की हमने एंट्री को क्या कर दिया दोस्तों, इधर से प्रिवेंट कर दिया। फैलोपियन ट्यूब से जो एंट्री जो है उसको क्या कर दिया हमने, प्रिवेंट कर दिया। और अगर किसी केस में मान लो, वैसे होगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मान लो, एक तो यहाँ से यहाँ पर ट्यूबल का अगर लाइगेट कर दोगे, आपने बांध दिया यहाँ से, तो जो स्पर्म है दोस्तों वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर एम्पुला पार्ट के अंदर मान लो क्या है, आपका ओवम है। एक कंडीशन 1% मान भी लो कि अगर ये इसने फर्टिलाइज भी कर दिया तो दोस्तों उसको आगे नहीं जाने देगा ये, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा तो एक तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और ये स्पर्म की एंट्री को या इन दोनों के फर्टिलाइजेशन को क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट करता है। चलो, तो मेंस्ट्रुएशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, भाई मेंस्ट्रुएशन आने पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब से तो मेंस्ट्रुएशन आता नहीं है, मेंस्ट्रुएशन तो एंडोमेट्रियम से आता है, यूट्रस की लेयर से आता है। सारे जो ग्लैंड्स हैं वो सही काम कर रही हैं, हाइपोथैलेमस सही काम कर रहा है, पिट्यूटरी सही काम करेगी, ओवरी सही काम करेगी, और एंडोमेट्रियम में वो सही काम करेगा। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो नर्स ने उसको क्या कर दी भाई साहब, उसको मूर्ख बना दिया, गलत बता दिया उस पेशेंट को। तो पेशेंट को गलत बताना आपका क्वेश्चन भी गलत करवा देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, बर्थ कंट्रोल विल बी नीडेड अंटिल यूर फॉलो अप विजिट। मैंने आपको जो वैसेक्टोमी करवाया था उसमें उस टाइम मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि अगर हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ट्यूबल लाइगेशन करते हैं ना, उसके बाद में चाहे उसी दिन आप एक्सेलेंटर कोर्स भी करोगे ना, तो भी आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वैसेक्टोमी करते हो तो कम से कम 3 मंथ तक रुकना पड़ेगा, या फिर 15 इजैकुलेशन तक आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि बर्थ कंट्रोल जरूरत पड़ेगी जब तक कि आप दूसरी बार आपको नहीं बुलाया जाता है, फॉलो अप विजिट तक आपको नहीं बुलाया जाता है। तो ये तो दोस्तों उसने वापस से, एक नर्स ने एक बात तो गलत कही थी, या पर दूसरी बात और गलत कह दी, 2 बातें गलत कह दी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू विल बी एडमिटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर सेम डे सर्जरी। यहाँ पर जाकर उसको थोड़ी दया आई है और बिल्कुल सही बात कही है, पेशेंट के ऊपर दया आ गई कि 2 चीज़ें गलत बता दी है। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, ठीक है।
तो ये जो प्रोसीजर होता है दोस्तों आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है, और सेम डे जो सर्जरी है उसी दिन उसको क्या किया जाता है, एडमिटेड किया जाता है आउट पेशेंट के रूप पे, और उसी के बाद उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसी के बाद क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कि यू कैन हैव द ऑपरेशन रिवर्स्ड इफ यू डिसाइड टू हैव मोर चिल्ड्रन। यू कैन हैव द ऑपरेशन रिवर्स्ड इफ यू डिसाइड टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि आपको ऑपरेशन रिवर्स कर दिया जाएगा, और अगर आपको मतलब ये तो ऐसा, अगर आपको और बच्चे की जरूरत है, आपको अगर आगे मान लो जिंदगी में, जैसे हमने वैसेक्टोमी पढ़ा, रिकैनलाइजेशन पढ़ा, तो आपको अगर आगे बच्चे की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इसको कर देंगे। दोस्तों ये चीजें है ना, गलत स्टेटमेंट है ये। वहां पर हमने लिखा था इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वापस से लौटे, यहाँ भी यही है। लेकिन आप पेशेंट को बताओगे थोड़ी ये बात कि भाई कभी भी करवा लेना, तुम्हारी मर्जी है, तो पेशेंट तो वापस आ जाएगा, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसीलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ऑपरेशन को एक बार करने के बाद रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर ये रिवर्स करते हैं, हमेशा इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट यू विल बी एडमिटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर सेम डे सर्जरी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलो लिख लो। लिख लो लेप्रोस्कोपिक बाईलैटरल ट्यूबेक्टोमी के पेशेंट को सर्जरी के या पेशेंट को आउट पेशेंट के रूप में एडमिट किया जाता है। आउट पेशेंट के रूप में सर्जरी वाले दिन ही एडमिट किया जाता है, के रूप में सेम डे ऑफ सर्जरी एडमिट किया जाता है। सेम डे ऑफ सर्जरी, जिस दिन सर्जरी होगी उसी दिन उसको एडमिट करते हैं, उसी दिन डिस्चार्ज भी कर देते हैं। सेम डे ऑफ सर्जरी एडमिट किया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, हम 2-3 दिन रखते हैं, तो वो बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप बिल बनाने के लिए आप ऐसा करते हो तो वो चीज़ सब गलत है, करना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, आपको उसी दिन एडमिट कर लेना चाहिए पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट को 3-4 दिन पहले बुला रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। इतना बड़ा प्रोसीजर ये होता नहीं है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास के अंदर पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफिस इज टू प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू द क्लाइंट इन रिलेशन टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स। टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं कि भाई कब इंटरकोर्स करना चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो, पूरी लैंग्वेज में समझो कि वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफिस, कहाँ पे काम करती है वो, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफिस में काम करती है। कि उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इज टू प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग, वो हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करती है। फर्टिलिटी जो क्लिनिक्स होती हैं दोस्तों उसके अंदर एक नर्स काम करती है, और वहाँ पर क्या काम करती है दोस्तों, वो हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर रही है। वो किसको कर रही है, किस बारे में कर रही है, इस बारे में कर रही है कि भाई टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स क्या होना चाहिए। विच इंस्ट्रक्शन एड्रेसेज द बेस्ट टाइम टू अचीव ए प्रेगनेंसी, कि इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो जो ये बताता है कि ये प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम है। ठीक है, प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, ये आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन ए है मिडवे बिटवीन पीरियड्स। अब आप कई बच्चे इस ऑप्शन को देख के यहीं पर इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है भाई, कब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए कि लेडी क्या हो जाए दोस्तों, प्रेग्नेंट हो जाए, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि मिड डे बिटवीन पीरियड्स, कि जो पीरियड्स है ना उनके मिड डे पे क्या करना चाहिए। तो आपको सर सही कह रहा है, तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 14वां दिन मिड डे हो गया, उस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है, कि कोई जरूरी नहीं है ना कि फीमेल का 28 ही दिन का है, हो सकता है दोस्तों उसका 28 की जगह 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका 32 की जगह 35 दिन का हो, 22 दिन का हो। तो मिड डे पे कोई जरूरी नहीं होता है, ये रिलायबल नहीं है कि आप डायरेक्टली बता दोगे कि भाई मिड डे पे कर लो। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। इसके बाद क्या दे रखा है, इमीडिएटली आफ्टर मेंसेज एंड, कि जैसे ही मेंसेज खत्म होते हैं ना उसके जस्ट बाद, मतलब मान लो 4 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 दिन की ब्लीडिंग फेज है, तो आप 5वें दिन करो, तो उस दिन तो वैसे भी क्या होता है, सेफ पीरियड होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट पीरियड। ठीक है, पिछला जो पीरियड था ना दोस्तों उसके 14 दिन के बाद,
पिछला जो पीरियड था उसके 14 दिन के बाद। तो ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। उस पीरियड के 14 दिन बाद जरूरी नहीं है। एक्चुअली में जो आंसर होता है कि 14 दिन पहले, बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो क्या होता है कि नेक्स्ट जो पीरियड है ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि होगा ही ऐसा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उससे जस्ट 14 दिन पहले क्या होगा दोस्तों, ओवुलेशन होगा। अब कैसे इस चीज को आप डिफाइन करोगे, क्यों 14 दिन? एक्चुअली में दोस्तों दो फेज होती हैं, एक होती है फॉलिकुलर फेज, एक होती है फॉलिकुलर फेज और एक होती है ल्यूटियल फेज। तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ल्यूटियल फेज को हम कांस्टेंट फेज मानते हैं। और कांस्टेंट फेज का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये फेज हमेशा कितने दिन की रहेगी, 14 दिन की रहेगी। तो ये 14 दिन की रहेगी ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ओवुलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ओवुलेशन होगा। फॉलिकुलर फेज जो है ना दोस्तों, ये क्या हो सकती है, चेंजेबल है। ये क्या है, चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। चेंज कैसे होती रहती है दोस्तों, तो हमेशा ओवुलेशन कब होगा, नेक्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल जब भी आएगा उससे कितने दिन पहले होगा दोस्तों, 14 दिन पहले। क्यों, ओवुलेशन तो यहाँ होगा, मैंने कहा ये दिन हमेशा फिक्स है। ल्यूटियल फेज हमेशा कितने दिन रहेगी, 14 ही दिन रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ओवुलेशन हमेशा कब होगा, 14 दिन पहले होगा। लेकिन फॉलिकुलर फेज चेंजेबल है, इसके कारण से ये वाला जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो सकता है। आप डायरेक्टली 14 नहीं बोल सकते। कैसे, जैसे 28 दिन की है, 28 दिन के बाद मान लो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, एक तरफ से ये मानो कि 28 दिन के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है दोस्तों, तो ये बात सही है कि ओवुलेशन कौन से दिन हो जाएगा, 14वें दिन हो जाएगा। लेकिन मान लो कि उस फीमेल के अंदर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में नहीं आया, इसने ये कहा कि पिछले में 28 में आ गया, मतलब अब की बार 28 में नहीं आया, तो हम तो नेक्स्ट से देखेंगे ना कि नेक्स्ट कितने में आएगा, नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, पिछला नहीं देखेंगे। पिछला मान लो 28 में आ गया, अगले वाला 32 में आया, तो फिर तो 32 में से घटाएंगे ना हम 14, क्योंकि 14 दिन तो क्या है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों 32वें दिन का अगर उसको 32 दिन में आया उसका अगर नेक्स्ट जो पीरियड है, तो फिर हम 32 में से 14 घटाएंगे, तो यहाँ पर ये तो फिक्स है 14 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फेज है दोस्तों, ये कितने दिन की हो जाएगी, 18 दिन की हो जाएगी। तो ये 18वें दिन क्या होगा दोस्तों, ओवुलेशन होगा। तो इसी प्रकार आप सारे कर सकते हो। 30 है तो 30 में से 14 घटा दो, 16वें दिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉलिकुलर फेज उसी हिसाब से क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे 28 दिन की है तो फॉलिकुलर फेज भी 14 दिन की रहेगी। अगर 32 दिन की है तो ये 18 दिन का रहेगा, ये 14 दिन का, ये तो सेम 14 दिन का ही रहेगा। ये 30 दिन की हो गई तो यहाँ पर ये कितना दिन का हो जाएगा, ये 16 दिन का हो जाएगा, ये फिर से 14 दिन का ही रहेगा। इसलिए हम नेक्स्ट जो पीरियड जो आएगा ना उसको देखते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन और भी आएंगे, एनक्लेक्स में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको भी मैं आपको सब सोल्व कराऊंगा, तो मैं और आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि नेक्स्ट जो पीरियड है उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। और अगर आप उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस जो हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या होते हैं, बेस्ट टाइम होता है। चांसेस जो होते हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी हम क्या लिख लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में आने के चांसेस, अपने एग्जाम में भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इतना भी बड़ा भी नहीं है, तो बस सिंपल से ये आ सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, सिंपल सा, बस इसमें यही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो प्रेगनेंसी को अचीव करने का ब्रैकेट में लिख लो डे ऑफ ओवुलेशन, बेस्ट टाइम करने का, बेस्ट टाइम नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नेक्स्ट मेंसेस से 14 दिन पहले होता है। नेक्स्ट मेंसेस से 14 दिन पहले, नेक्स्ट मेंसेस से 14 दिन पहले होता है, 14 दिन पहले होता है। इसमें ना एक दो एग्जाम्पल वो लिख लेना भाई, उसी आपके पेज है वहाँ पर लिख लेना। एग्जाम्पल के लिए 28 दिन का है तो 28 - 14 बराबर 14th डे। और अगर 30 दिन का है तो 30 - 14 बराबर 16th डे। और अगर 32 दिन का है तो 32 - 14 बराबर 18th डे। और अगर 26 दिन का है तो 26 - 14 तो कितने आ गए, 12th डे। तो ये सारे एग्जाम्पल एक साथ यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना नीचे, है ना, ताकि और क्वेश्चन भी आए तो उससे रिलेटेड आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आगे पढ़ेंगे। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।